प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हमारा अभी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हमारा मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी म्यूट रखिए। ये इको हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी म्यूट रखिए। ये इको हो रहा है। चलिए अभी हम लोग ये सेशन शुरू करते हैं। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको सब ठीक कर देता हूँ। हाँ, अभी आपको मैं दिखूंगा। और हम लोग पित्त धारा कला पे बात करने वाले हैं। प्रणाम सभी लोगों को। शायद मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। अभी डॉक्टर महेंद्र सर एक बार चेक करिए। मैं फर्स्ट टाइम जूम को लाइव करके देख रहा हूँ। सर आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या अपने आप को? डॉक्टर महेंद्र सर, आप एक बार चेक करिए सर। डॉक्टर मंजूनाथ जी, आप एक बार चेक करिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर, हो गया अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट हो अभी रहा है मैं सर। थोड़ा वो सेटिंग फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा था। हाँ, होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए आज हम लोग पित्त धरा कला पे बात करने वाले हैं। पित्त धरा कला जो है वह सबसे महत्वपूर्ण कला है। हम लोग जो कला शरीर पे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कलाओं को पढ़ते हुए जो षष्ठी पित्त धरा कला ऐसा बताया गया है, हमारे ग्रंथों में ऐसा बताया है। तो इसके बारे में क्या बताया है? सुश्रुत सूत्र स्थान में जो कला शारीर स्थान में जो कला शरीर है, उसमें चौथा जो अध्याय है उसमें ऐसा बताया है। और कहीं कहीं सुश्रुत उत्तर तंत्र में भी बताया है पित्त धरा कलाकार में उसके बारे में। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र में जो 40 नंबर का अध्याय है उसमें 170 नंबर का श्लोक है, उसमें क्या बताया है? षष्ठी पित्त धरा नाम या कला परिकीर्तिता पक्वा आमाशय आमाशय मध्यस्था ग्रहणी सा प्रकृतिता। इसका मतलब यह है, मैं 1 मिनट, लोग एडमिट भी हो रहे हैं। तो षष्ठी पित्तधरा नाम की जो कला है वह पक्वाशय और आमाशय के मध्य में स्थित है। इसे ग्रहणी भी कहा जाता है, ग्रहणी कला भी कहा जाता है। और उसी तरह से सुश्रुत शारीर स्थान में जो चौथा अध्याय है उसमें 18 नंबर का श्लोक है। इसमें क्या बताया है कि षष्ठी पित्तधरा नाम या चतुर्विद अन्नपानम आमाशयात प्रच्युतम पक्वाशोपस्थितम धारयति। मतलब षष्ठी पित्त धरा कला है। यह आमाशय से निकलकर, आमाशय से शुरुआत होती है और उसके बाद में यह निकलकर पक्वाशय को जाने के लिए जो उपयुक्त हम लोग 4 प्रकार का अन्न का सेवन करते हैं, वह चारों तरह के अन्न का धारण करती है। और ये जो चारों तरह के अन्न हैं, आशित, खादित, पीत और लीढ़, ये उचित काल में पित्त के तेज से जीर्ण हो जाता है और शोषित भी हो जाता है। तो और अष्टांग हृदय में भी बताया है, शारीर स्थान में भी बताया है कि षष्ठी पित्त धरा नाम पक्वामाशय मध्यस्था सा ही अंतरग्नि अधिष्ठान तया आमाशयात पक्वाशयो उख मुख अन्न बलेन विधार्य पित्तम तेजसम शोषयन्ति पचति पक्वम च मुंचति दोष्टा अधिष्ठिता तु दौर्बल्याद आममेव ततो सावन्नस्य ग्रहणात् पुनर्ग्रहणी संज्ञा। इसका मतलब यह है कि जो षष्ठी जो पित्त धारा कला है वह क्या करती है, वह आमाशय से शुरू होकर पक्वाशय तक रहती है, पक्वाशय के मध्य में रहती है। यह अग्नि का अधिष्ठान स्वरूप यह कला है। यह आमाशय से पक्वाशय की ओर जाने वाले आहार द्रव्य को रोक कर, उसको ग्रहण करके रोक देती है
और उसके बाद में ये क्या करती है कि यह पित्त की ऊष्मा से पाचन और शोषण करके पक्वाशय में जाने देती है। जब यह दोषों का आक्रांत हो जाता है तो यह कला ना दूषित हो जाती है और दुर्बल हो जाती है, तो फिर ग्रहणी नाम का रोग हो जाता है, व्याधि हो जाती है, और फिर बहुत सारी बीमारियां होने लगती है जिसको हम ग्रहणी रोग बोलते हैं। और वो चार टाइप का है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज टाइप का ग्रहणी बताया है। और इसको अगर हम ब्रीफली देखें, हिस्टोलॉजी देखें मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो वहां पे जो लेयर्स होते हैं, म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, मस्कुलरिस लेयर, सेरोसा लेयर, तो ये म्यूकोजा जो लेयर रहता है वो एपिथेलियल लेयर से बना हुआ रहता है। और इसमें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ऐसे सेल्स रहते हैं। तो जो भी सेमी सॉलिड मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है, जो चाइम बोलते हैं, जिसको हम लोग आहार रस बोलते हैं, वह वहां पे सब डाइजेस्टिव सिक्रीशंस वहां से निकलते हैं, सारे एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, और वहां पे डाइजेशन होते रहता है। तो इसको आशितम खातितम पीतम लीड़म कोष्ठगतम निर्णाम तज्जिरति यथागलम शोषितम पित्त तेजसा, ऐसा बताया है कि कोष्ठ में गया हुआ जो चारों प्रकार का आशित, खादित, लीड़ और पीत, इस तरह से जब हम आहार का सेवन करते हैं तो यह पित्त धरा कला में जाता है, और वहां पे इसका पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। अब आते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों में से कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं पित्त धरा कला पे, तो आप लोग पहले कुछ बोलिए, फिर मैं भी बोलता हूँ। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं कि पहले सुनना चाहते हैं? महेंद्र सर, गंगवार सर, हरिहर सर, कुछ आप बोलना चाहते हैं? प्रीति मैम? पहले अपना अपना आप बोलो सर, उसके बाद में। हाँ, मैं पहले अपना कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप लोग बोलिए, फिर आप लोगों को और आइडिया आएगा, क्योंकि आप लोग भी श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। तो पित्त धरा कला जब हम लोग देखते हैं, तो जहां जहां पित्त का स्थान है वहां वहां पे पित्त धरा कला है। मतलब पूरे शरीर में पित्त धरा कला है, ठीक है। और ये षष्ठी पित्त धरा कला बताई है। तो और पित्त के स्थान क्या बताए हैं, वाग्भट में बताए हैं कि नाभि आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषता। मतलब नाभि, नाभि के अंदर का जो भाग है वो पूरा डाइजेशन का जो है, मतलब डिओडिनम का भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग, यह सब पित्त के स्थान है। फिर आमाशय, अधो आमाशय, ऊर्ध्व आमाशय कफ का स्थान है, क्लेदक कफ का। नीचे वाला जो आमाशय है वहां पाचक पित्त का स्थान है, और ग्रहणी के उधर भी पाचक पित्त का स्थान है। स्वेद जो है वहां पर पित्त रहता है, वह भी पित्त धरा कला वहां पर भी है। लसिका, जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम है, वहां पर सारे लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी पित्त धरा कला है। रुधिरम रसः, रुधिर मतलब रक्त में, जहां जहां ब्लड है वहां वहां पित्त धरा कला है। रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है, तो पित्त जहां रहेगा वहां पे रक्त रहेगा। रस, जहां पे रस धातु है वहां वहां पित्त धरा कला है। दृक् मतलब आंखें जो है, यहाँ पे पित्त धरा कला है, आलोचक पित्त का स्थान है, पित्त धरा कला है, इसीलिए हम लोग देख पाते हैं। हम लोग जो भी साइट है वो आचार्यों को कहना है कि पित्त का स्थान है, वहां पे रक्त धरा पित्त धरा कला है। स्पर्शन, स्पर्शनेन्द्रिय है, यहाँ पे पित्त धरा कला है, क्योंकि ये पित्त का स्थान है। पित्त का काम होता है, इसीलिए वायु का है यहाँ पे, वायु यहाँ पे सब काम करती है, लेकिन भ्राजक पित्त का भी काम है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पित्त धरा कला है। और नाभि रत्र विशेष, विशेष रूप में नाभि जहां पाचक पित्त का स्थान है, यहाँ पर पित्त धरा कला विशेष रूप से रहती है। अब रक्त के स्थान अगर हम लोग देखेंगे, तो रक्त के जो जो स्थान है वहां पर पित्त धरा कला है। जैसे कि यकृत, लीवर है, यहाँ पे पित्त धरा कला है। प्लीहा, स्प्लीन है, वहां पे पित्त धरा कला है। आंत्र मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे पित्त धरा कला है। अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज, यहाँ पे पित्त धरा कला है। स्नायु, जितने भी स्नायु और कंडरा, लिगामेंट्स और टेंडन्स है, क्योंकि वो रक्त के उससे ही बने, रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनी है, आर्टरीज और वेन्स बनी है, और रक्त के खर पाक से स्नायु और कंडरा बनी है। और उसमें मेद धातु का भी इन्वॉल्वमेंट है, मेद का भी उपधातु बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उत्पत्ति रक्त से ही हुई है। तो स्नायु और कंडरा और सिराएं जहां जहां पर भी है वहां पे पित्त धरा कला है। फुफ्फुस, रक्त के फेन से फुफ्फुस बना है, तो वहां पर भी पित्त धरा कला है। उसको हम लोग मानते हैं कि वहां पे कफ का स्थान है, उर स्थान कफ का है, लेकिन पित्त धरा कला भी है। उंडुक, जो हमारा सीकम होता है, वहां पर भी पित्त धरा कला है। और चक्षु, आंखें जो है वहां पर भी पित्त धरा कला है। ये जो भी मैं बता रहा हूं ये सब टीका वाचन किया है
सुश्रुत संहिता पे जो टीका लिखी है, डलहनाचार्य जी ने टीका लिखी है, चक्रपाणि दत्त ने जो भानुमति टीका लिखी है, और भी बहुत आचार्य लोगों ने जो टीकाएं लिखी हैं पित्त धरा कला से रिलेटेड, और शारंगधर संहिता में भी लिखा है, उसका सब सार भाग मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये मेरे गुरुजी ने बताया नोट्स, मैं आप लोग को भी दूंगा, ये मैं पूरा सार भाग बता रहा हूँ। और इस पे एमडी में रिसर्च भी हुए हैं बहुत सारे। और मस्तिष्क, मस्तिष्क में भी छोटी छोटी कैपिलरीज है, तो यहां पर भी पित्त धरा कला यहां पर भी व्याप्ति है। मस्तिष्क पे हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग मेन मेन चीजों पे बात करते हैं, बाद में और डीप में जाएंगे हम लोग। उसी तरह से पित्तस 40 विकार बताए हैं, चरक संहिता में बताए हैं, अष्टांग में बताए हैं। तो जहां जो भी मतलब पित्त धरा कला की दुष्टि हो जाती है, तो पित्त के सारे विकार वहां पे उत्पन्न हो, पित्त धरा कला के सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से पित्त धरा कला अगर खराब हो गई, हमारी कला जो मेम्ब्रेन है वो खराब हो गया। अभी फॉर एग्जांपल एक सिंपल लैंग्वेज से बताता हूँ कि आर्टरीज और वेन्स में 3 लेयर्स वॉल्स मॉडर्न साइंस मानता है, ट्यूनिका इंटरना, एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, नहीं एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना, ऐसे मतलब 3 बताते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना, ऐसा मानते हैं ना। तो यहां पर भी पित्त धरा कला है। तो अगर वह खराब हो रही है या रक्त की दुष्टि हो रही है, तो रक्त पित्त व्याधि होती है, तो रक्त धारा कला खराब होती है। मैं जो भी बता रहा हूं, अगर आप लोगों को समझने में डिफिकल्टी आ रही है तो आप उसको बोले, मैं उसको सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ। इस वजह से वातरक्त व्याधि है, यहां पर भी पित्त धरा कला है। विसर्प व्याधि है, यहां पर भी पित्त धरा कला की दुष्टि होने से विसर्प रोग होता है। विद्रदी अगर होता है, एप्सेस, वहां पर भी पित्त धरा कला की दुष्टि होने से होता है। त्वक रोग, जितने भी स्किन डिजीजेस हैं, छोटा भी स्किन डिजीज हो या बड़ा हो, वहां पे पित्त धरा कला की दृष्टि से होता है। सिराओं की जो विकृति होती है, जैसे कि अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी के पेशेंट आते हैं, वेरिकोज वेन्स के पेशेंट आते हैं, वेरिकोज अल्सर के पेशेंट आते हैं, है ना। और फिर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, वाराइसिस हो गया, वो पोर्टल वेन में, मिसेंट्रिक आर्टरी में जब हो गया, वह सब भी क्या है, तो पित्त धरा कला की दुष्टि से हो रहा है। रक्त की जितनी भी विकृतियां है, ब्लड की जितनी बीमारियां हैं, जैसे थैलीसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, यहां पर पित्त धरा कला की दृष्टि है। तो रक्त धरा कला की विकृति जो होती है, वहां पे रक्त की भी दृष्टि होती है और कला की भी दृष्टि होती है, क्योंकि रक्त कुछ टाइम तक बॉडी में ठहरता है, सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम तक रहता है, उसको उसको मतलब आधार देने का काम ये कला करती है। रस धरा कला नहीं बताया, क्योंकि रस फास्ट फास्ट घूमता है, तो उसके लिए कला नहीं बताया, लेकिन रक्त के लिए रक्त धरा कला बताइए। और पित्त धरा कला, दोनों एक जैसी ही हैं, रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है। तो जितने भी रक्त धरा कला जहां जहां है, वहां पे पित्त धरा कला भी है। इसी तरह से अगर पित्त धरा कला दूषित हुआ, ध्यान दीजिए, पित्त धरा कला या पित्त धरा कला सैव मज्जा धरा कला, मज्जा धरा कला सैव पित्त धरा कला, इनका संबंध बताया है डलहनाचार्य जी ने। तो मानस विकृतियां जितनी भी होती है, जैसे कि मॉडर्न साइंस में अगर हम लोग देखें, तो वहां पे ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, और बहुत सारी बीमारियां रहती है जो मानस, सिजोफ्रेनिया, और आयुर्वेद के हिसाब से उन्माद, अपस्मार, फिर मतलब मन की जितनी भी बीमारियां रहती हैं, रज और तम बढ़ने की वजह से होती है। तो मज्जा की विकृति हो रही है, मज्जा धरा कला की विकृति हो रही है, मतलब पित्त धरा कला की विकृति हो रही है, तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। आंखों की जितनी बीमारियां हो रही है, रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा है, आंखों में ग्लूकोमा हो रहा है, आंखों में जो भी आंखों की जितनी भी बीमारियां हैं, सब पित्त धरा कला की दृष्टि से होती है। क्योंकि यह पित्त धरा कला सब मज्जा धरा कला, यह मज्जा धरा कला सब पित्त धरा कला, तो एक दूसरे से कनेक्शन है। इस तरह से मुखपाक हो रहा है, ओरल अल्सरेशन हो रहा है, यह क्या है, पित्त धरा कला की दृष्टि है, वहां पे कला खराब हो गई है, और अल्सरेशन, मुंह में छाले पड़ रहे हैं। कामला व्याधि जो है, रुदपत कामला, बहुपित्त कामला, जो है दो तरह का, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और हिमोलैटिक जॉन्डिस, मॉडर्न भाषा में बोलते हैं। तो ये दोनों तरह का जो जॉन्डिस है, वो पित्त धरा कला की दृष्टि की वजह से हो रहा है। फिर पांडु रोग, अनीमिया जो हो रहा है, वह पित्त धरा कला की दृष्टि की वजह से हो रहा है। पांडु की संप्राप्ति अगर देखेंगे अनीमिया की, तो वो क्या बताते हैं अपने आचार्य, कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वह इंटरनल स्वेदन करता है, और स्वेदन होने से, उष्मा बढ़ने से स्नेहांश की कमी हो जाती है, और उसमें मेद का क्षय होता है।
ओज का क्षय होता है, रस का क्षय होता है, रक्त का क्षय होता है, 4-5 ये चीजें हैं, उनका क्षय होता है, और इंद्रियां सब शिथिल हो जाती है क्योंकि खून की कमी होती है। तो चिकित्सा में हम लोग स्नेहन पहले करते हैं, दाढ़ी मादिगृत, कटुकादिगृत वह करके हम पित्त निकालने के लिए विरेचन करते हैं, फिर वमन कराते हैं, और उसके बाद हम दाढ़ी मादिगृत मतलब लोहकल्प वगैरह देते हैं। तो पांडु रोग में भी पित्त धरा कला की दृष्टि होती है। उसी तरह से पांडु के आगे की अवस्था हलीमक होता है, जिसमें शरीर ग्रे हो जाता है, तो उसमें भी पित्त धरा कला की ही दृष्टि होती है। मतलब जो हेपेटाइटिस ए बी सी जो रहता है, वो उसमें हलीमक के सिम्टम्स आते हैं, वह भी पित्त धरा कला की दृष्टि की वजह से होता है। और यकृत की जितनी भी बीमारियां हैं, लीवर की जितनी बीमारियां हैं, जैसे कि फैटी लीवर हो गया, या फिर लीवर में एब्सेस हो गया, सिस्ट हो गया, सेरोसिस ऑफ लीवर हो गया, जो भी लीवर हेपेटाइटिस हो गया, जो भी लीवर के प्रॉब्लम्स है, उन सब में पित्त धरा कला की विकृतियां है। इसी तरह से हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि कंजेनाइटल बिलियरी स्पाइरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, ये सब क्या है? ये सब पित्त धरा कला की दृष्टि की वजह से होता है। तो एलोपैथी में तो उन्होंने अलग अलग चीजें बताई हैं, बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके बताया है। लेकिन हमारे पास जब स्टूडेंट आते हैं तो वो ऐसे आके अचानक पूछते हैं कि सर, बिलियरी स्टेनोसिस का आयुर्वेद में कहाँ चिकित्सा लिखा है, तो इसकी दवा कहाँ है? तो ऐसे तो हमें बाजार में जाएंगे, शॉप में, तो ऐसे तो मिलेंगी नहीं हमें। तो इसके लिए विचार करना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सी कला की दृष्टि है, कौन सा स्त्रोतस की दृष्टि है, और क्या क्या हुआ है वहां पे, किस तरह से संप्राप्ति घटित हुई है, क्या हेतु सेवन हुआ है, उस पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें बहुत अच्छे से वो व्याधि समझ आएगा और हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो जिन्होंने प्रैक्टिस किया है और समझा है, जो लोग हमारे जो प्रैक्टिशनर श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, जिनका 60-70 साल प्रैक्टिस हो गया है शुद्ध आयुर्वेद का, उनको मालूम है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। और जो शुद्ध प्रैक्टिस करके इन्वॉल्व हैं, तो उनको ही पता होता है कि क्या क्या मेहनत करके समझना पड़ता है। उसी तरह से कामला व्याधि हो गया, यकृत की विकृतियां हो गया, ये सब पित्त धरा कला की दृष्टि की वजह से होता है। अब चिकित्सा में क्या क्या आता है, मैं बड़ा बड़ा दवाई नहीं बताऊंगा। अगर हम छोटे छोटे दवाइयों को ही समझेंगे बेसिक, तो हमें और चिकित्सा करने में इजी जाता है। तो जैसे कि नीम है, पटोल है, सारीवा, चिरायता, मुंडी, मुंडी नाम की एक वनस्पति होती है, गोरख मुंडी भी रहती है, मुंडी नाम की वनस्पति है, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। और महाराष्ट्र में पुणे में मुंडी घनवटी मिलती है, यह पित्त धरा कला को अच्छी कर देती है। इसी तरह से दुरालाभा नाम की वनस्पति है, ब्राह्मी है, प्रवाल है, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म, मुक्ता पिष्टी, मुक्ता भस्म, फिर शुक्ति, फिर रजत, रजत भस्म, रौप्य भस्म, ताम्र भस्म, फिर स्वर्ण भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, शिलाजित। फिर वाग्भट में सूत्र स्थान में कुछ गण बताए, जैसे दुर्वादी गण, नेग्रोदादी गण, सारीवादी गण, पद्मकादी गण, ये सब पित्त धरा कला पे काम करते हैं। आप ये पद्मकादी गण के दवाइयां दीजिए, आपका बॉडी का सारा मतलब ब्लड से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं सब ठीक कर देगा। इतना बड़ा, मतलब कुछ वैद्य लोग केवल गण की ही दवाइयां देते हैं, उसके टैबलेट बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं और वो दे देते हैं, बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। ब्लड कैंसर, जो बड़े बड़े ब्लड कैंसर ठीक नहीं हो पाते, असाध्य होते हैं, वो आयुर्वेद से ठीक हो जाते हैं। तो ये पद्मगादिगण, सारीवादिगण, नेग्रोदादिगण, दुर्वादिगण, ये सब अगर हम बागबट ढूंढेंगे, सब चीज मिल जाता है, सब आंसर मिलता है। इसके अलावा वृक्षाम्ल, जिसको हम कोकम बोलते हैं, महाराष्ट्र में कोकम शरबत मिलता है, उसका प्रयोग करने से पित्त धरा कला बहुत अच्छा हो जाता है। कपित्थ, जिसको हम लोग कवट बोलते हैं, तो वो कपिताष्टक चूर्ण भी हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, वो आप देखिए, बहुत अच्छा पित्त धरा कला को अच्छा करता है। फिर बिल्व, बेल, दुर्वा, कुमुद, जातिफल, ऐसे द्रव्यों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पित्त धरा कला अच्छी हो जाती है। इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पित्त धरा कला है, इसको हम जब ठीक कर रहे हैं तो साथ में हमें मज्जा धारा कला पे उसका क्या इफेक्ट है वह भी देखना चाहिए, क्योंकि बोला है या पित्त धारा कला सैव मज्जा धारा कला, उसके बारे में थोड़ा मज्जा धारा कला की ओर से हम लोग देखते हैं। तो जो मज्जा के स्थान है, उसमें क्या बताया कि अणवस्थी सरक्त मेदहा थुलादिशु तु विशेषण मज्जा, मतलब जो अपनी छोटी छोटी अस्थियां है उसके बीच में तो सरक्त मेद है, और बड़े बड़े अस्थियों में उसके अंदर बोन मैरो है, वह क्या है? तो मज्जा है, ऐसा बताया है। तो जब अस्थि आता है
तो अस्थि के साथ में मेद को भी हम सरक्त मेद जब बोलते हैं, मेद का भी संबंध लिया है, मेद का संबंध मांस से भी लिया है। तो यहाँ पे जब मज्जाधारा कला हम लोग विचार करते हैं, अभी पित्तधारा कला को साइड में रखिए, मज्जाधारा कला पे ध्यान देते हैं। तो उसमें मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु और मज्जा, इन चारों धातुओं का विचार अवश्य करना चाहिए। मस्तिष्क का भी विचार हमें करना चाहिए। मस्तिष्क मज्जाधारा कला से बना हुआ है, पूरा मस्तिष्क में मज्जाधारा कला है। बाद में उसमें और भी है, कफ भी है, मेद भी है, सब है, लेकिन मज्जा, हम लोग मज्जा प्रधान जो अवयव मानते हैं, आंखें मानते हैं, और जितने भी नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं, वो सब हम मज्जा के अंतर्गत समझते हैं। बाद में स्थूलास्थि है, बड़ी बड़ी अस्थियों के अंदर हमारा मज्जा रहता है। फिर मानस क्षेत्र, जहां मन रहता है, मन को बोला गया है, कुछ आचार्य बोलते हैं कि हृदय में रहता है, मतलब यहाँ के मन, यहाँ भी मस्तिष्क में भी मन रहता है और हृदय में भी रहता है। जहां जहां मन का क्षेत्र है वहां पर मज्जाधारा कला है। कुछ लोग बोलते हैं कि मज्जा का क्षेत्र तो पूरा शरीर है, बालों का रूट है, वहां से लेके पांव के तलवे तक कहीं पर भी जाए तो मन है, मतलब वहां से कंडक्शन है, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स जाते हैं, तो मन का संबंध आता है। चींटी पैर में काटेगी तो उसका इफेक्ट तुरंत मन पे होता है, कि संवेदना होती है कि कुछ काट रहे हैं, मतलब मन का व्याप्ति पैर के तलवे तक भी है। ठंडा पानी ऊपर से गिर रहा है तो लगता है गर्मी लग रही है, तो ऐसे फील होता है, मतलब मन का क्षेत्र पूरा शरीर है, ऐसा माना जाता है। तो ये यहाँ सब जगह मज्जाधारा कला है। लेकिन मज्जाधारा कला कहानी है, जो नाखून बढ़ जाते हैं तो वहां पे मन का स्थान नहीं है। नाखून को आप कुछ भी करिए, जहां तक जान है वहां तक मन का स्थान है, उसके आगे नाखून है वो डेड है, तो वहां पे मज्जाधारा कला नहीं है, मन का स्थान नहीं है। ऊपर से बाल है, ऊपर बाल को आप कट करिए या कुछ भी करिए पता नहीं चलेगा, लेकिन रूट में है, रूट में मस्तिष्क है, रूट में मज्जाधारा कला है और मन का स्थान है, लेकिन ऊपर जो है वो डेड है, वहां पे हमारे कुछ नहीं होता है। खींचेंगे तो रूट से पता चलेगा, लेकिन ऊपर आप कुछ भी करिए पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से मज्जाधारा कला की व्याप्ति नहीं है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी ने लिखा है। बाकी सब जगह मनो व स्रोतस जहां जहां है तो वहां पर मज्जाधारा कला है। तो मानस विकृतियां जो आ जाती है उसमें समाविष्ट होती है, और मज्जा की विकृति अगर देखेंगे तो मनोविकार, माइंड की जितनी भी बीमारियां होती है वो मज्जाधारा कला की विकृति से होती है। पर्वरुजा, जो ज्वाइंट्स में पेन हो रही है, सरक्त मेद है, वहां पे जो पेन हो रहा है वहां पे मज्जाधारा कला की दृष्टि से होता है। भ्रम होता है, वर्टाइगो होता है, चक्कर आता है, वहां पे मज्जाधारा कला की दृष्टि से होता है। वहां पे वायु बढ़ा है या पित्त बढ़ा है, अगर पित्त के वजह से होता है तो अगर पित्त के वजह से होता है तो वायु के वजह से दुनिया घूमती है, हम लोग को चक्कर आ रहा है, दुनिया पूरी जगह घूम रही है और हमको चक्कर आ रहा है। और अगर पित्त की वजह से होता है, वायु की वजह से पूरी दुनिया घूम रही है, पित्त की वजह से होता है तो हम घूम रहे हैं, ऐसा फीलिंग होता है। उसी तरह ऐसा शारंगधर संहिता में लिखा है। फिर रुजा होती है, पेन होता है, आंखों के आगे तमोदर्शन, अंधेरा छा जाता है, यह सब मज्जाधारा कला की विकृति से होता है। फिर कभी कभी स्काल्प में फुंसियां आ जाती है बिना कोई कारण से, वो भी मज्जाधारा कला की दृष्टि से होती है। ओज क्षीणता होती है, स्नायु की विकृति होती है, संधियों की विकृति होती है, सब मज्जाधारा कला की विकृति से होता है। कंडराओं में विकृति हो रही है, वहां मज्जाधारा कला की विकृति से होता है। नेत्र विकृति मज्जाधारा कला की विकृति से होता है। त्वचा में भी मज्जा है, नर्व नर्व एंडिंग है, वहां पर भी विकृति हो रही है, नर्व एंडिंग डेड हो रहा है, जैसे गैंग्रीन हो गया डायबिटीज की वजह से, वहां पर भी मज्जाधारा कला की दृष्टि की वजह से होता है। सब ये सब इंटरलिंक्ड है। और मज्जाधारा कला की विकृति हो रही है तो पुरुष धारा कला की भी विकृति होती है, ये इंटरलिंक्ड है, इसको हमें समझना चाहिए। अब इसमें मज्जाधारा कला पे काम करने वाली कौन सी मेडिसिन है? अगर मज्जाधारा कला को हमें अच्छा करना है, मन को अच्छा करना है, तो हम क्या दवाई दे सकते हैं? तो स्वर्ण माक्षिक भस्म, ब्राह्मी, जो पित्त धरा कला के सारे द्रव्य जो बताए मैंने, जैसे कि मैंने नीम बताया, पटोल बताया, सब मज्जा पे भी काम करते हैं, पित्त धरा कला को भी ठीक करेंगे, या पित्त धरा कला सब मज्जा धरा कला। तो नीम है, पटोल है, सारिवा, तिक्ता, मुंडी। फिर उसके बाद है दुरालभा, ब्राह्मी, मुक्ता, प्रवाल। आप प्रवाल का प्रयोग करेंगे ना, प्रवाल पिष्टी, उससे आप पित्त का शमन कर रहे हैं, लेकिन माइंड ठीक हो जाता है, उससे मन को प्रसन्नता मिलती है। मुक्ता, शुक्ति, रौप्य भस्म, आप पित्त पे काम कर रहे हैं लेकिन वो मज्जा को अच्छा करता है। ताम्र भस्म, स्वर्ण माक्षिक, शिलाजित, दुर्वादिगण,
नेग्रोदादिगण, सारीवादिगण, पद्मकादिगण, ये सब, वृक्षाम्ल, फिर कपित्थ, बिल्व, दुर्वा, कुमुद, जातिफल, ये सब मज्जाधारा कला पे काम करते हैं। इसी तरह से दुर्वा जो है, दूब, यह मज्जाधारा कला पे काम करती है। फिर लाजा, जिसको हम लोग खील बोलते हैं, जो अभी दिवाली आएगा तो लक्ष्मी माता को हम लोग धान का लाही जो चढ़ाते हैं बतासा के साथ, वह भी मज्जाधारा कला को अच्छा करती है। तो जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आए जो जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है, जहां पर भी मज्जा नर्व्स का प्रॉब्लम हो गया है, जहां पर भी, या फिर पैरालिसिस हो गया है, वहां पर भी हमें खील का प्रयोग खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फिर बादाम है, अखरोट है, ये सब का भी प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो ये मज्जाधारा कला को अच्छा करता है। फिर भल्लातक आस्थि, भल्लातक के बीज के अंदर जो पार्ट रहते हैं उसको भल्लातक आस्थि बोलते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर साक्षात मज्जा जो रहती है बकरे का बोन रहता है, उसके अंदर जो मज्जा रहती है वह भी मज्जाधारा कला को अच्छा करती है। तो आप बोन पीस लेके आइए, उसको कट करिए, बॉईल करिए, और अंदर की जो बोन मैरो निकल रही है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पर भी स्पाइनल इंजरी हो जाता है, मतलब कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाता है, नर्व्स डैमेज हो गए, या फिर ये जो हो गया डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो गया, माइलिन शीथ जो लगा रहता है वो अगर खराब हो गया है, या माइलिनाइटिस, ऐसे बहुत सारी बीमारियां रहती है, मेनिंजाइटिस, जो भी बीमारियां रहती हैं, उन सब में जहां जहां मज्जाधारा कला की विकृति है वहां पर हम लोग मज्जा निकाल के, और हम लोग अज्जा मतलब बकरे का जो रहता है उसे घृत सिद्ध करके और मज्जा घृत का बेचती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से घी का प्रयोग कर सकते हैं, उसी तरह से दूध का प्रयोग कर सकते हैं। फिर खंड शर्करा मिश्री जो रहता है, जिसको मराठी में खड़ी साकर बोलते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मुनक्का का प्रयोग कर सकते हैं, धमासा का प्रयोग कर सकते हैं। बिबितक का मज्जा जो रहता है, बेहड़ा जो रहता है, उसकी मज्जा का प्रयोग कर सकते हैं। शालमली जो रहता है, और शालमली का गोंद जो रहता है जिसको मोचरस बोलते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब हाथ उठाने को नहीं आ रहा, फ्रोजन शोल्डर है, नर्व कॉम्प्रेस हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस है, और वहां पे नर्व कॉम्प्रेस हो रहा है, या फिर जो भी मज्जा को बलवान करना है, तो मोचरस का हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से भल्लातक के बारे में अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। भल्लातक इतना महत्वपूर्ण दवाई है, इतना महत्वपूर्ण दवाई है। भल्लातक के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो भल्लातक तो जनरली यूज करने वाली दवाई नहीं है, लेकिन भल्लातक के बीज में जो अंदर, बीज को हम निकाल के, वो निकालने के बाद जो अंदर रहती है उसको अस्थि बोलते हैं, वह अगर, जिसको हम गिरी भी बोलते हैं, मज्जा, वो बहुत तीक्ष्ण होती है, तो इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो इसको दूध में बॉईल करके शुद्धि करते हैं। तो वो इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो मज्जा धातु बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो जो रिजल्ट हमें अपेक्षित रहता है, बड़े बड़े नर्व के प्रॉब्लम है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, उन सब में बहुत अच्छा फायदा करती है। तो आजकल लोगों को जो ये टेंशन होता है दिमाग पे, कि कौन सा टेंशन है, टेंशन पे टेंशन है, जैसे रात को बहुत काम करना पड़ता है, रात रात भर काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, उसी तरह से, तो इसका इफेक्ट मज्जा पे भी पड़ता है। और जब मज्जा पे पड़ेगा तो ये पूरा मस्तिष्क पे उसका इफेक्ट आएगा, प्राण वायु पे भी वो सारा इफेक्ट जाता है चिंता का, और उसका इफेक्ट पित्त धरा कला पे आता है, और भूख जो है वह हैम्पर हो जाती है। तो पित्त धरा कला के कंट्रोल में जो जो अवयव है उनका कार्य क्षमता जो है वो कम हो जाता है, और वह पुरुष धरा कला को आगे, क्योंकि पुरुष धरा कला है, उसको दूषित करते हैं। फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि पेट साफ नहीं होता है, हम लोग जाते हैं, मोशन क्लियर नहीं होता है, उसके बाद में वो बोलते हैं पेट साफ नहीं होता है, नींद नहीं आती है, नींद आती ही नहीं है, अगर नींद का कोशिश करते हैं तो उनको बहुत चिंता रहती है, ऐसे चिंता पे चिंता बढ़ती जाती है। तो ये सब हमें अगर ठीक करना है तो हमें कलाओं पे काम करना है, दीपन पाचन अनुलोमन तो करना ही है हमें, लेकिन हमें कलाओं को ठीक करना है। जो हम ये करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अब आप लोग कुछ बोलिए। डॉक्टर शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। मज्जा धारा कला पे आप कुछ भी बोलिए। महेंद्र सर, आप कुछ भी बोलिए। महेंद्र सर, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप? हाँ, हाँ बोलिए। सर, नमस्कार जी। हाँ, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पित्तधरा कला है वो अपनी जो 12 13 अग्नियां हैं, उन 13 अग्नियों में सबसे महत्वपूर्ण अग्नि यही है, और इसके आधार पर ही आगे की जो 7 धातु अग्नि और 5 महाभूताग्नि,
इनका सबका पोषण इनके द्वारा ही होता है, इनके द्वारा इनकी वृद्धि और ह्रास होता है। यदि ये पित्तधरा कला यदि दूषित है, पित्तधरा कला का क्षय हो गया, तो और सारी जो धात्वाग्नि और पंच महाभूताग्नि है उनका भी क्षय हो जाता है, वो भी मंद हो जाती है। और यदि ये तीव्र है और इसकी ये सम है, तो वो अग्नियां भी सम होंगी। तो इसलिए सबसे पहले हम सारी धातुओं का मेन रूप से इसको लेकर चलते हैं कि अपनी जो पित्तधरा कला है वो सही होगी, तो आगे की पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर की सही होगी। जी सर, बहुत थैंक यू अच्छा सर। बताया आपने। हाँ शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? गंगवार सर, हरिहर सर, कुछ बोलना चाहेंगे? गुड इवनिंग शशि सर, मैम, मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, मैं बाद में बोलूंगी। ठीक है। जी। तो हाँ, महेंद्र सर आप कुछ और बोलिए। 1 मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। पित्तधरा कला मुख्य रूप से जो इसमें मानिए ये कि सेंसिटिव, मतलब एक तरह से प्रतीकात्मक है कि अपन के केवल हाथों में ही होती है, नाभि से स्टोमक से चल के और ड्यूडेनम तक, या छोटी आंत का कुछ हिस्सा, बड़ी आंत का। लेकिन इसको अपन अपने हिसाब से मध्यधरा कला और धातुओं के रक्तधरा कला का भी इसमें सहयोग रहता है। जहां जहां रक्तधरा कला वहां भी पित्तधरा कला होती है। इसलिए इन दोनों को ही अपन पूरी तरह कमांड लेके चलेंगे, तो आगे की अपन जो योग है या जो अपन दवाई देना चाहते हैं वो अपन ढंग से दे सकते हैं। क्योंकि अपने जैसे इसमें है श्वेत चंदन, लाल चंदन, मध्यष्टि, परुषा और दुग्धवर्धक जो ड्रग्स हैं वो भी सारे हैं ही अपने। रिद्धि सिद्धि है, तुगाशीरी है, अमृता है, जैसे अपनी गुरुचि, ये भी इसमें काम करती है। अंजन है, श्रुतंजन, फलनी, पियंगु, और ये पद्म, उत्पल, रसांजन, एला, नागकेसर, ये सब भी इस पे काम करते हैं। इसी तरह पटोल आदि गण में जो पटोल है, कुटका है, चंदन है, भारंगी है, पाठा है, ये सब भी इस पे काम करते हैं। इसके अलावा और भी अपन यदि आगे आगे और देखेंगे तो इसमें जो युगराजी गण है वो भी पूरी तरह इस पे काम करते हैं। तो इस पर अलग अलग रस के हिसाब से और उसके वीर्य विपाक के हिसाब से अपन इसमें से ड्रग छांट के उसके हिसाब से अपन इसमें काम कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आप लोग चाहते हैं कि 9 बजे की संभाषा हो? अगर आप लोग चाहते हैं तो हाँ बोलिए। फिर संभाषा, पेशेंट है कोई, केस टेकिंग कराना चाहते हैं? हरिहर सर, कोई पेशेंट है कि आप दशहरा के बाद करना चाहते हैं? सर आपकी इच्छा। मेरी इच्छा है, लेकिन आप केस लेके आएंगे तब करेंगे, नहीं लाएंगे तो फिर नहीं करेंगे। हम दशहरा के बाद तो सब करने वाले हैं, चारों सेशन, सुबह के 2, शाम के 2 करने ही वाले हैं। एक आप ये और हाँ सर। कोई बात नहीं, थोड़ा 1-2 दिन और रेस्ट हो जाए, फिर दशहरा से अच्छी तरह चलाओ। ठीक है, तो मैं ऐसे ही चलाता हूँ। तो आज सेशन नहीं करेंगे हम 9 बजे वाला। हम लोग दशहरा के बाद वाला जो दिन आएगा, मतलब मंडे को हमारा माधव निदान का सेशन होगा 6 बजे। 7 बजे अष्टांग हृदय का होगा। और फिर ऐसे ही चलते रहेगा चारों सेशन। ठीक है। अभी मैं अपनी कैपेसिटी का भी ध्यान रखना सर। यदि हो सके तो कुछ 4 लोग, नहीं तो दो ही रहने दो, 7 का 9 का, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखते हैं ना कैसे होता है। आप लोग संभाषा में पेशेंट लाना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हम 9 बजे आज कर सकते हैं, अगर पेशेंट हैं तो। नहीं है तो कोई बात नहीं। उस ग्रुप में डाल देगा, जो यदि पेशेंट होगा तो कोई और अभी तो टाइम है 8:30 बजे, यदि कोई पेशेंट हो तो डाल देना, उसके बाद में सर देख लेंगे हाँ उसको। हाँ, और प्रीति मैम आपकी वो पेशेंट ठीक है? प्रीति मैम आप सुन पा रही हैं? प्रीति मैम, प्रीति जुकारिया मैम, वो आपकी पेशेंट ठीक है? सर प्रणाम सर। हाँ सर, वो पेशेंट अब ठीक है। अच्छा, उनको रेगुलर आया ना इस महीने में? हाँ सर, अभी मतलब 14 डेज लेट आया, लेकिन आ गया था, जैसे बीच में 2-2.5 महीना धीरे हो धीरे रहा वो था। सब ठीक हो जाएगा मैम, बहुत अच्छा हो गया। मेडिसिन वही कंटिन्यू रहेंगी ना? हाँ, बस्ती दे रही हैं, पिचू रख रही है। हाँ। हाँ सर, बस्ती भी ले रही है और पिछू भी रख रही है। हाँ, बहुत अच्छा, शत पुष्पादि तेल का। मैं सोच रही थी कि अभी इस ऋतु में विरेचन भी करवा दूं थोड़ा सा। हाँ, विरेचन भी करा दीजिए। मैं आप लोगों को सबको विरेचन वटी भेजने वाला हूँ, 1008 गिफ्ट मेरे तरफ से। आप लोग अपने अपने पेशेंट को सबको एक एक गोली दीजिए, विरेचन कराइए, फिर आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो अभी मैं, हाँ बोलिए सर। हाँ, गंगवार सर, प्रणाम सर। हाँ सर, थोड़ा एक पेशेंट के बारे में सब पूछ सकता हूँ सर थोड़ा सा? हाँ, पूछिए पूछिए सर। सर मेरा एक फीमेल पेशेंट है, 21 साल की लड़की है, आम बात की सर। हाँ सर। तो उसे करीब 6 साल से आम बात की समस्या है। यहाँ पे बरेली में डिफरेंट डिफरेंट आयुर्वेदिक कॉलेजों में डॉक्टरों से वो संपर्क कर चुकी है। जी और उसकी जो
यानी कि मुख्य कारण जो है जो उसका वो है गृहिणी उसकी से जो पहले लैट्रिन नहीं आ रही थी, जी कॉन्स्टिपेशन की जबरदस्त हिस्ट्री थी सर, जो उसकी हिस्ट्री निकल के आई है, तो उसकी जीना आम बात हो गई है एक तरह से। तो उसका ये राइट हैंड जो है वो भी अब टेढ़ा पड़ गया है सर। तो मैंने सर उसे क्या कहते हैं, ये पंचपोल छाप बस्ती दी सर। अच्छा, और पंचकोल 4 बस्ती, हाँ जी। हाँ, और सर मैंने श्रृंगार गोगोल और ये, क्या कहते हैं, स्वर्ण भूपति रस और आम बातारी रस, ये और महारासनादी काढ़ा बढ़ा दिया। और उसकी इस समय भूख बिल्कुल नहीं थी, तो अभी 4-5 दिन में, 5-6 दिन में भूख तो थोड़ी खुल गई है। लेकिन सर उसकी स्वेलिंग जो है और स्टिफनेस है, वो कहती मेरी एज सच है। जब अभी 2 दिन पहले कही थी थोड़ा सा आराम मिला है, आज फिर कह रही मेरे वो क्या कहते हैं, आप सर उनको बोलिए कि कोई आराम 3 नहीं मिला महीना है। तो आम पचन करने में ही लगेगा। इतना जल्दी तो ना होगा उनके आम पचन, आम संचय होने में इतने साल लगे, संप्राप्ति बनने में इतने साल लगे, तो 4 दिन में ठीक हो जाएगा क्या? वो आम कितना लीन चला गया, पूरे जॉइंट्स में जाके बैठ गया है, उसको टाइम लगेगा सर। आपका चिकित्सा बहुत सही है सर, आप इसी को कंटिन्यू करिए। सर एक बात और ऐड करना हो तो बता दीजिए। और ऐड करने हैं महेंद्र सर, आप ऐड कर सकते हैं तो करिए। शशि मैम कुछ ऐड करिए आम बात के पेशेंट में, सर बताइए। उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, पेशेंट ने कहीं ना कहीं गलती की होगी, पब्लिक की आदत होती है, क्योंकि ये कई बार मेरे अनुभव में भी आया है। पेशेंट भूखा लंघन करने की बजाय कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाते हैं। वो 2 बार या 3 बार खाना चाहते हैं कि हमारा कमजोरी आ जाएगी, हम तो मर जाएंगे, हम तो 15 दिन कैसे रहेंगे, 10 दिन कैसे रहेंगे, इस तरह की स्थिति होती है। तो उनको लंघन कराओ मैक्सिमम, उसी से सही हो जाएगा, और वही उसी का वही ट्रीटमेंट रहेगा। आपका ट्रीटमेंट सही है। जी सर, आप यही कंटिन्यू करिए। और नहीं तो आप ना थोड़ा और दीपन पाचन, आरोग्य वर्धनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, क्योंकि ज्वर से शुरुआत हुआ है तो त्रिभुवन कीर्ति बहुत अच्छा काम करेगा। कोई अनुपान दशमूलारेश महारासनादि क्वाथ के साथ ऐड कर दीजिए। जी हाँ जी सर एक बात मधुका पूछ, श्वेत। हाँ सर बोलिए, हरिहर सर बोलिए सर। सर एक मेरी पेशेंट थी 17 साल से शुष्क काश है। हाँ सर। 17, और इतनी काश के आजू बाजू पड़ोसियों को भी खबर हो जाती है कि, हाँ और रोने भी लग जाती है, कभी कभी तो यूरिन भी पास हो जाता है इसकी। हाँ तो मैंने पहले स्टार्टिंग में उसको, सर आप तो अभी नहीं मिलते थे तो आपके पूछे बिना ही चालू किया, 7 days उनको क्षीरपरा तेल की बस्ती दे दी। बहुत सही। तो सर 7 days में उनको उनको 35 से 40% ठीक हो गया। जी बहुत अच्छा किया आपने। आप घृत का सर और अनुपान कीजिए। बाद में मैंने अभी उनको अश्वगंधा आंवले, कंटकारी आंवले और कंटकारी घृत सीतोपलादी चूर्ण के साथ दिया है, जी और सही है। एक श्वास कुठा रस चलाया है सर। जी आपको ना तो चंद्रामृत रस मिलेगा सर। चंद्रामृत रस, हाँ सर मैं मंगवाया है, लगभग आ भी गया है चंद्रामृत रस। चंद्रामृत रस कनकासव दे दीजिए। और घृत पान करें, दीपन पाचन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए सर, दीपन पाचन। हाँ और हाँ तो महेंद्र दीपन सर। पाचन तो आज से शुरू किया, पर मैंने पहले उसको बस्ती दिया तो बस्ती में ही 35% रिजल्ट है, लेकिन पहले दीपन पाचन करके ही देना चाहिए, लेकिन इनसे फायदा है तो अभी मैं आम हाँ पाचन और सब चालू कर दिया, आरोग्य वर्धनी भी दिया था। और आपने कितना दिन में रिजल्ट दिया सर? 7 दिन में तो उसको हाँ अच्छा हो गया, फिर अभी 7 दिन बस्ती देने के बाद ही मैंने ये सब चालू किया है। तो पहले तो आपने बस्ती कितना दिया। सही किया आप सर, बहुत सही किया। उनका मल निकला, थोड़ा स्नेहन हुआ, सही किया आपने सर। मैं बोलूं सर, हाँ सर बोलिए, सर बोलिए। सितोपलादी के साथ में यदि घी और शहद के साथ उसका सेवन कराया जाए, और साथ में यदि रसायन दे दिया जाए उसके बाद में, तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। जी जी सर, मैंने कंटकारी घृत के साथ दिया सीतोपलादी। हाँ, सितोपलादी घृत और शहद। शहद हाँ के साथ भी दीजिए, विषम मात्रा में, कम हाँ, ज्यादा। तो उससे क्या दोनों काम हो जाएंगे, उधर अपना रसायन का काम भी हो जाएगा, और उसका जो स्नेहन हो जाएगा, स्नेहन होने से वो कफ निकल जाएगा। जी सर, तो उनको शहद एक बैठा दूं ना। हाँ शहद बढ़ाइए सर, वो कफ का निस्तारण करेगा। कफ लीनावस्था में है और वायु का ज्यादा प्रकोप है काश में, शुष्क जी काश जी, में। लेकिन क्योंकि फायदा तो सितोपलादी सर, जो चूर्ण है वो अपने आप में ही सब सब धातुओं पे काम करने वाला है। हाँ ब्रीवन हाँ करता है रस, सितोपलास्ट। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो सातों धातु काम करता है अपने आप में ही, रसायन भी है ये। हाँ जी, सही बताया। तो उसको सर 17 साल में जो नहीं अच्छा हुआ है, वो 7 दिन में हुआ, तो मेरे ख्याल से अभी ये दवाई तो अभी शुरू की है आज से ही।
तो ठीक है ना सर, 7 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आया, फिर आगे करते करते 2-3 महीने में पूरा ठीक ही कर देंगे, जड़ से बीमारी बस्ती ठीक हो से जाएगी। ही 7 दिन में रिजल्ट आया है, तो ये हाँ दवाई अरे तो नस और भी नस करेगी। नस भी दो सर, नस भी हो सकता है तो नस भी चालू कर दो उसको। उसमें ऐसा सोचे श्लेष्म धरा कला की विकृति है, तो श्लेष्मा को अच्छा करना है वहां पे, तो उसके लिए स्नेह चाहिए। जी। हाँ। सर हाँ ये सर, आम बात वाली केस में सर जो है स्वर्ण समीर पन्ना रच दे सकते हैं क्या? आप सब दे सकते हैं सर, लेकिन पहले आमावस्था निकालिए। उपस्तंभित वात व्याधि है वहां पे, मतलब स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति है। ऐसा सोचिए कि पाइप में सब कचरा जमा है, तो जी आप सर, जी स्वर्ण सर। वगैरह देंगे तो उसका इफेक्ट आएगा। पहले आप स्त्रोतोरोध को दूर करिए, ऊपर से आप बालुका स्वेद करिए, और जब निरामावस्था आएगा तो महाविषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, कुट्टम यदि चुक्त्यादि दीजिए। ज्यादा आपको जल्दी है तो सर उसमें आप रस सिंदूर का उपयोग कर सकते हैं समीर पन्नक की जगह, कि समीर पन्नक में मल वगैरह आता है तो उससे थोड़ा सा तीव्र होता है वो। अपन रस सिंदूर का उपयोग कर सकते हैं उसमें, और तीव्र रिजल्ट आ जाएगा आपको। हम्म। सर मैं उससे क्या कहते हैं जो कोटम चिपका की चूर्ण सर रूप से करवा रहा हूँ 1 पौन घंटे का। हाँ तो सर उसकी जो है स्वेलिंग जो है रात में पहले 12 बजे बढ़ती थी और हाँ स्टिफनेस और स्वेलिंग, अब जो है 4 बजे पे आ गई है, 4 बजे उससे प्रॉब्लम होती लगी हुआ है सुबह अर्ली मॉर्निंग। हाँ। ठीक है सर, आप कर रहे हैं ना, वो करिए, लेकिन अपना धैर्य मत छोड़िए, और पेशेंट को भी बोलिए अभी रुकिए, टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हम लोग चिकित्सक है, हम जादू तंत्र मंत्र नहीं करेंगे, मैजिक नहीं करेंगे, टाइम लेगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। डॉक्टर जागीर सिंह जी हाँ बोलिए। हाँ सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर मुझे पूछना था, जैसे हम पित्तरकला पर अब आज हम डिस्कशन किया, तो सर जैसे हाइपरटेंशन के जो पेशेंट आते हैं, तो क्या हम हाँ उस समय सर पित्तरकला का ही दृष्टि मान सकते हैं वहां पर भी? हाँ, वहां पे वायु का भी है, रक्त पित्त भी है। वहां कभी कभी हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे मज्जावज स्त्रोतस की भी दृष्टि हो रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चिंता जी बहुत जी। बढ़ रहा है। तो हमें हम एकदम फास्ट तो नहीं करेंगे, हम लोग तो हाँ हाँ। मतलब धीरे धीरे करते हैं ना। मतलब एलोपैथी का जो इमरजेंसी है, जी एम्लोडिपिन वगैरह तो देना ही पड़ेगा। जब पेशेंट थोड़ा बैलेंस हो जाए तब हम अपना पूरा दीपन पाचन अनुलोमन पंचकर्म नस से बस्ती और पूरा हाँ कलाओं को अच्छा करते हैं, रसायन देते हैं, सुबह हाँ। ब्रह्म रसायन देते हैं, वॉकिंग कराते हाँ हैं। जी। धीरे धीरे मज्जाधर और मस्तिष्क पे काम करने वाली स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुल, फिर स्वर्ण सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी घृत, महाकल्याण घृत, ये सब देते हैं, माइंड को भी ठीक करते हैं और पेट को भी ठीक करते हैं। सर अगर सेम से हाइपरटेंशन की वजह से पैरालिसिस पेशेंट को, तो हम सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे रखेंगे ये नहीं, वाला? पक्षाघाते तो सस्नेह विरेचनम, पक्षाघात में सस्नेह वेटिंग विरेचन देखिए। देना चाहिए। वहां पे क्लॉट को डिसॉल्व करना है, और उसके बाद में स्वर्ण कल या एकांगवीर रस, रसराज रस, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, पंचामृत लौह गुल, ये सब देना है हमें, और फिर बाद में बस्ती वगैरह देना है। भेज जाओ। सर सह निवृत्ति मतलब जैसे अरुण तेल प्लस हम कुछ के मिला के या एरंड कुछ तेल ऐसा? ही काफी है। एरंड तेल ही, अगर क्रूर कोष्ठी है तो घृत पिला के त्रिवितलेहम दे दीजिए, या इच्छा भी दे दीजिए, ओके शुकन चुकी दे जी। दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू थैंक पेशेंट यू। का बल देखना है, अगर आप बहुत ज्यादा इच्छा विधि देंगे तो पेशेंट को और तकलीफ होगा। हाँ जी। तो होगा। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, जी थैंक सर, यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। हरिहर सर, हम केस टेकिंग अच्छे से करेंगे, पूरा प्रॉपरली करेंगे। मैं चारों लेक्चर अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाऊंगा तो उसके लिए गुस्सा मत होइएगा। चारों लेक्चर नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। सर, केस टेकिंग तो अभी 1-2 दिन आप पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, सर बाद में ही जितना सब। कंफर्टेबल रहेगा सर उतना कीजिए। हाँ, जितना हाँ कंफर्टेबल रहे उतना। यस लेकिन सर, यस हमारा सर। संभाषा वाला तो चलेगा, सात हाँ बजे सर, वाला वो चलेगा, और सुबह का एक ही करेंगे ना हम, अष्टांग हाँ हृदय जी का सर। टीका वाचन। और सर यस एक सर। एक बात है, हम तो हाँ अभी इसमें मान लो का ABCD है अभी आयुर्वेद में करते थे, तो हमारी गलती होती है तो आप उस वो भी बताते रहो कि सर ये नहीं, ये देना चाहिए, ये भी कहो, नहीं, इसमें अभी कोई तो किसी ये को यही सर बताया ना, इसमें गंगवार कोई सर को दुख यही नहीं बताया लगेगा। ना। हाँ, गंगवार सर को यही बताया कि आप अपना धैर्य मत खोइए, आपकी चिकित्सा 100% अच्छी है, सही है। नहीं, धैर्य। अगर गलती हो तो बताते रहो कि अभी ये छोड़कर ये दो, ये छोड़कर, तो सर मजा आएगा, क्योंकि गलती होती ही है, क्योंकि कोई बात हम नहीं, इतने तैयार नहीं है, तो कभी कभी वो भी बताते रहो कि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन आज जो जिन्होंने भी जो भी बताया, कोई भी चिकित्सा गलत नहीं है, सब सही है। लेकिन आप लोग ना थोड़ा धैर्य रखिए, और पेशेंट को काउंसलिंग करिए कि अभी और टाइम चलेगा, ये चीज कोई भी हाँ जी गलत चिकित्सा नहीं दिया किसी ने, सब सही है। ठीक है, और किसी को जी कुछ बोलना है?
नहीं तो हम शशि मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? शशि मैम, शायद शशि मैम पूजा कर रही हैं, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोग जैसा बोलेंगे वो ग्रुप में डालिएगा, वैसा आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे ये जूम चलाना आ गया, फेसबुक पे लाइव करना भी आ गया, इसको हम यूट्यूब में भी डालेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सभी लोग से मैं आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। प्रणाम प्रणाम सर। यस, सत्र के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको भी। सर थैंक यू सर। हमारा काम हो गया। अच्छा जी सर, थैंक यू सर।